हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे लास्ट वीडियो में स्प्रिंग के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, स्प्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया था। इससे पहली वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा था जिस क्वेश्चन में स्प्रिंग थी और एक मास यहाँ पे लगा हुआ था। तो उस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज उस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और भी जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ अच्छे सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्प्रिंग के ऊपर बेस है यहाँ पे, उसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास मास है यहाँ पे 1 किलोग्राम, और यहाँ पे अगर इस पुली को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो एक मास यहाँ पे लगा है 2 किलोग्राम, और यहाँ पे लगी है स्प्रिंग, और यहाँ पे मास है मेरे पास 3 किलोग्राम। आपको बताना है फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताना है इफ़ K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्प्रिंग में बताना है एक्सटेंशन इफ K की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दोनों केस में यहाँ पे एक्सटेंशन कैसे मिलेगा। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों मेरे पास मासलेस होती हैं, तो दोनों को एक ही तरीके से हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे mg लगेगा नीचे, और टेंशन किधर होगा, T2। मैं स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है उसको टेंशन से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ T2, और यहाँ से भी कितना होगा, T2 होगा। इसका भी mg लगेगा नीचे, और इसको टेंशन मान लेते हैं T1, क्योंकि ये अलग रोप यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये होगा T1, ये भी होगा T1, और यहाँ से ये भी कितना होगा, T1। इसका g किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। अच्छा, इधर का वेट अगर आप देखोगे थोड़ा सा हैवी है, तो ये भी एक्सेलरेशन ए से नीचे, ये भी एक्सेलरेशन ए से नीचे, और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ। इतना हमने काम किया। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले मैं 1 kg वाले के लिए लिखता हूँ। तो देखो जरा ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये फोर्स बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। 2 kg वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो जरा। 2 kg वाले ब्लॉक पे कहानी क्या होगी, और नीचे कितने एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये सारे फोर्स बड़े रहे होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, T2 प्लस 2g माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3 kg वाले ब्लॉक को देखो, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये फोर्स बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, 3g माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन मेरे पास बनी, और 3 ही यहाँ पे अननोन है मेरे पास। T1 अननोन है, T2 अननोन है, और एक्सेलरेशन ए अननोन है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से T2 की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ इक्वेशन 2 में। ठीक है, वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1। इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन बताना है कितना होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दिया 100 न्यूटन पर मीटर। तो पहले मैं यहाँ से T2 निकाल लेता हूँ, तो उसकी हेल्प से मैं क्या निकाल लूँगा, एक्सटेंशन निकाल लूँगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, T2 की वैल्यू को पहले रखेंगे 2 में। ठीक है, तो देखो कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा मुझे, देखो T2 यहाँ से कितना आएगा, ये इक्वेशन मेरे पास है 3g माइनस T2 इक्वल टू 3 इंटू ए। तो T2 यहाँ से आएगा g की 30, इसको 3g फॉर्म में रख लेते हैं, माइनस 3 है। तो T2 कितना है, 3g माइनस 3a। इसको बोलेंगे इक्वेशन 4, और इस इक्वेशन 4 को मैं रखता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। फिर देखते हैं मेरे पास क्या इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। चलिए इधर कटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, सिंपल। तो देखो अब मेरे पास T2 की वैल्यू आ गई, तो इस T2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रखने वाला हूँ। तो देखो क्या रखेंगे यहाँ पे, 3g माइनस 3a यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 2 में, और प्लस कितना यहाँ पे 2g, ये मुझे दिया है, और माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू ए। ये आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 5g, और माइनस T1 इसको उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 इंटू ए। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है जिसकी वैल्यू है T1 माइनस g इक्वल टू ए। ठीक है, इक्वेशन 1 थी, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। पहले मैंने इक्वेशन 3 से T2 की वैल्यू इसमें रखी, तो मेरे पास ये आया। फिर मैंने इक्वेशन 1 को लिखा एज इट इज। अब दोनों को सॉल्व करके T1 और A की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड करता हूँ तो T1 से T1 कैंसिल, कितना बचेगा, ये आएगा 4g, ये आएगा 6a। A की वैल्यू कितनी आएगी, 4g/6, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू हुई, A की वैल्यू आई। अब मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 देखो ये रहा, इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3g माइनस
T2 इक्वल टू 3 और A की वैल्यू कितनी है 2G/3, तो ये कितना हो जाएगा 3G T2 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 2G। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू देखना चाहूँ तो T2 मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा G के इक्वल। भाई T2 को धर लाएंगे, 2G धर जाएगा तो कितना आएगी T2 की वैल्यू, G के इक्वल आएगी। क्या यही T2 मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, यानी T2 को मैं K इंटू एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसा लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि मासलेस होगा तो टेंशन के इक्वल मान सकते हैं स्प्रिंग फोर्स को यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी T2/K। x यहाँ से कितना आएगा, देखो T2 मेरे पास है G और K मेरे पास था 100, यानी G की वैल्यू 10 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 100, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आएगा 1/10 मीटर, 1/10, या फिर इसको यहाँ पे x इक्वल टू 0.1 मीटर भी बोल सकते हैं, है ना। इसको मैंने ऊपर यहाँ पे बता दिया, 1/10 का मतलब 0.1 मीटर। तो स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगा कितना होगा, 0.1 मीटर का होगा। तो ये वैल्यू मुझे निकाल देती है, ये मेरे पास आंसर होगा। सही बात है। तो 3 इक्वेशन थी और 3 अननोन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 मीटर। इसको हटा देता हूँ इधर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जो स्प्रिंग है उसको मासलेस मान के पहले टेंशन फोर्स निकालो, जो भी वैल्यू आपसे पूछे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। जैसे उसी के बेस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सवाल क्या है, आपको ये दिया है, ठीक है, ये दिया है यहाँ पे 1 किलोग्राम और यहाँ से एक रोप है, ये मेरे पास है 2 किलोग्राम, ये मास दिया 2 किलोग्राम, और एक यहाँ पे है ये है 2 किलोग्राम और यहाँ पे भी कितना है 2 किलोग्राम। इसके अलावा एक और है मेरे पास, ये यहाँ पे 2 किलोग्राम और यहाँ पे जो मास है वो कितना है 3 किलोग्राम। स्प्रिंग में एक्सटेंशन है x1, यहाँ पे है x2 और यहाँ पे कितना है x3, ठीक है। तो तीनों के केस में आपको x1, x2 और x3 का रेशियो बताना है कितना होगा, यानी बताना है आपको x1 और रेशियो x2 और रेशियो x3, ठीक है। ये रेशियो बताना है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करो, रेशियो निकालना x1, x2, x3, ओके, सही है, समझ आ रही बात। तो ट्राई करो इसको करने का, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो देख लेते हैं कैसे इसको आंसर देखना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन लगेगा T ऊपर, 2G लगेगा नीचे, ये भी T होगा और यहाँ पे भी T होगा और G लगेगा नीचे। ये थोड़ा हैवी है तो A नीचे और इसका A ऊपर, ठीक है। तो दो इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे 2G माइनस टी इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 2G माइनस टी इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 2 इंटू ए, ये हो गया 1। यहाँ से क्या लिखेंगे T माइनस जी इक्वल टू ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ से इक्वेशन मैंने लिखी, ठीक है। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आएगा G इक्वल टू 3 है, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी, A आएगा यहाँ से G/3, A कितना आएगा यहाँ से G/3, ठीक है। इसको इधर भी सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में हटा देंगे, आप नोट कर लेना, ये हो जाएगा G/3। अब A की वैल्यू को जरा यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में, 2G माइनस टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2G/3। तो T की वैल्यू कितनी आएगी 2G माइनस 2G/3, तो ये कितना हो जाएगा 6G माइनस 2G/3, एलसीएम लेंगे 4G/3, यानी यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना आएगा 4G/3। इसी को मैं kx के इक्वल मान सकता हूँ, ठीक है। यानी x यहाँ से कितना आएगा, x हो जाएगा 4G/3 के। x1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4G/3 के, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। x1 कितना आया 4G/3 के। तीनों केस में सेम स्प्रिंग को यूज़ किया गया है, यानी जिस मेटेरियल की स्प्रिंग यहाँ पे बनी है उसी मेटेरियल के यहाँ पे, उसी मेटेरियल की यहाँ पे, यानी k की वैल्यू तीनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने 4G/3 के, ठीक है। ये नोट कर लो आप, फिर इसको मिटा के फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे। चलिए, ये मिटा देता हूँ इधर से। तो x1 कितना है 4G/3 के, इसको याद रखेंगे। चलिए, सेकंड वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जरा। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। ये जो यहाँ पे बना है मेरे पास, देखो यहाँ पे क्या होगा 2G होगा नीचे, टेंशन T ऊपर, टेंशन T इधर।
टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, 2g होगा इधर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका कहीं पे भी मान सकते हैं आप, ए इधर ए इधर, ठीक है। देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे इसको, 2g माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन 1। और यहाँ से कितना होगा, t माइनस 2g इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को ऐड करेंगे 0, ये हो जाएगा 4a, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना इसका एक्सेलरेशन आएगा, यानी यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, दोनों रेस्ट की कंडीशन पे मिलेंगे आपको। ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2g माइनस टी इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2g, यानी इसको k इंटू एक्स के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ से x2 कितना आएगा, x2 इक्वल टू आएगा 2g बाय k। ये निकाल लिया हमने x2 यहाँ से। तो x2 की वैल्यू कितनी है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से, 2g बाय k, ये आया यहाँ से। सही बात है, तो ये नोट कर लो आप। दोनों इक्वेशन मैंने बनाई यहाँ से और सॉल्व करके और x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, इधर मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए देखते हैं इक्वेशन थर्ड वाले पार्ट से, है ना, ये कितना मिलेगा, इसको भी हटा देते हैं। 2g बाई के, बस ये याद रखना आप इधर से, ठीक है, 2g बाई के। अच्छा यहाँ से देखें इसका फीडबैक डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो ये होगा 3g इधर, टेंशन होगा t इधर, टेंशन होगा t इधर, टेंशन t और नीचे होगा 2g। ये जाएगा a एक्सेलरेशन से नीचे, ये जाएगा a एक्सेलरेशन से ऊपर। ये कहानी होगी। इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ये नीचे तो 3g पड़ा हुआ, 3g माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 यहाँ से। इसकी बात करेंगे तो टेंशन t बड़ा होगा, t माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे, तो इससे कैंसिल, तो कितना बचेगा, g इक्वल टू 5 है, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, g बाय 5, यानी एक्सेलरेशन कितना है, g बाय 5। इस a की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो t देख लेते हैं कितना आएगा, तो 3g माइनस टी इक्वल टू 3g बाय 5, यानी t कितना आएगा यहाँ से, 3g माइनस 3g बाय 5, यानी कितना हो जाएगा t इधर, ये हो जाएगा 15, ये बचेगा 12g बाय 5। ये वैल्यू किसकी आएगी, t की वैल्यू आएगी 12g बाय 5, ठीक है। तो इसको k x के इक्वल लिखेंगे यहाँ से, इसको क्या मान सकते हैं, k इंटू एक्स मान सकते हैं, यानी x3, यानी x3 यहाँ से कितना होगा, 12g बाय 5 इंटू के। तो x3 कितना है यहाँ से मैं लिख देता हूँ, 12g बाय 5 इंटू के। ये मेरे पास x3 की वैल्यू है यहाँ से। तो x1 x2 x3 तीनों का मुझे रेशियो बताना है, तो रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लो आप, फिर इसको रेशियो की फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखेंगे। x1 x2 x3 की वैल्यू मैंने निकाल ली, तीनों में सेम स्प्रिंग यूज हुई थी। चलिए ये मैं हटा देता हूँ इधर से। अच्छा देखते हैं क्या वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। ठीक है, सिंपल, थोड़ा जल्दी मैंने किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन वगैरह लिखनी थी इसमें जैसा हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 और रेशियो x2 रेशियो x3, ये कितना होगा 4g बाय 3k, और रेशियो 2g बाय k रेशियो 12g बाय 5 इंटू के, ये रेशियो है। तो k बाई जी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इसको, तीनों रेशियो को k बाई जी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई k बाई जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4/3, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 12/5, ये आएगा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से, 15 से, है ना। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4/3, 15, 2 इंटू 15, 12/5 इंटू 15, ये 5 टाइम्स कट होगा, ये 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 20 रेशियो 30 और आएगा 36, ये बचेगा। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, तो ये इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा 10, 15 और यहाँ से कितना आएगा 18, ये बचेगा। ठीक है, तो रेशियो जो मुझे मिलेगा x1 x2 x3 का वो आएगा 10 रेशियो 15 रेशियो 18, यही मेरे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो 3 इक्वेशन आपको बनानी थी, और इस तरीके से अगर रेशियो भी आपको निकालना है तो ऐसे एक सिंगल वैल्यू में इसको ब्रेक करके और x1 x2 x3 का किसी भी क्वांटिटी का रेशियो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x1 x2 x3, तो ये आया मेरे पास 10 रेशियो 15 रेशियो 18, सही बात है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा सिंपल सा सवाल था, थोड़ी बस कैलकुलेशन थी, बाकी और कुछ नहीं था इसमें, ये लिख लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं।
ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले एक सवाल करते हैं और, ठीक है। चलिए, तो सवाल मुझे क्या दिया है, देखो ये दिया है मुझे इस तरीके से, एक सिस्टम यहाँ पे दिया है बना के, ये स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग के साथ नीचे लगा है यहाँ पे मास, ठीक है। एक स्ट्रिंग को यहाँ से अटैच किया है और एक स्ट्रिंग को यहाँ से अटैच किया है, और इसके वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये एंगल दिया है 30 और ये एंगल मुझे दिया है 60, ये एंगल 30 और ये एंगल 60, और ये लेंथ मुझे कितनी दी है 3l/2, कितनी लेंथ है 3l/2। इफ स्प्रिंग हैविंग नेचुरल लेंथ L, find out tension in string। ठीक है, ये सवाल है, ये सिस्टम आपको दिया है, सही बात है। 3l/2 इसकी लेंथ है। देखो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो थी L, जैसे m मास को यहाँ पे अटैच किया थोड़ी एक्सटेंड हुई, और एक्सटेंड होकर लेंथ कितनी होगी 3l/2, यानी इनिशियल थी L और एक्सटेंड करने पे कितनी होगी 3l/2, यानी 1.5 टाइम्स क्या होगी, बढ़ गई m लगाने पे। एक रोप नीचे से कनेक्ट है, इसको ये है स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2, ये एंगल 30 और ये एंगल है 60। तो इन रोप के अंदर आपको टेंशन की वैल्यू बतानी कितनी होगी, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, सही बात है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रिंग 1 यहाँ पे, स्ट्रिंग 2 यहाँ पे, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो वही अपना लॉजिक लगाएंगे जैसे हम करते हैं। तो दोनों रोप के अंदर टेंशन आपको बताना, तो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस इन द सेंस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है तो हो जाएगा सॉल्व। तो देखो अगर ये 1 है तो टेंशन कैसे बनाएंगे, कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ, इसमें टेंशन T1 मान लेता हूँ, इसमें टेंशन T2 मान लेते हैं, ठीक है। देखो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी L और अब कितनी होगी 3l/2। तो अगर मैं एक्सटेंशन निकालना चाहूँ यहाँ से, एक्सटेंशन आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना माना x, तो देखो x कैसे निकालेंगे, पहले अब लेंथ कितनी होगी, पहले लेंथ थी L और अब कितनी होगी 3l/, इसको ऐसे मानो, अब हो गई 3l/2 और माइनस L। तो एक्सटेंशन मुझे निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो LCM आएगा यहाँ से 2 और ये आएगा यहाँ से 3l - 2l, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई l/2, यानी इतना एक्सटेंशन हुआ किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, इतना एक्सटेंशन हुआ है। अगर फाइनल इनिशियल लेंथ L थी और बाद में 3l/2 हो गई, तो इनिशियल एक्सटेंशन कितना हुआ, l/2 हुआ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा, इसको जरा ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में, इस पॉइंट के ऊपर, यानी अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर स्प्रिंग ये 3l/2 है लेंथ, तो यहाँ से अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मेरे पास k है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा k × x, यानी k और यहाँ से l/2, ये मान सकते हैं भाई, यही तो होता है स्प्रिंग फोर्स kx, तो k यहाँ पे और x कितना l/2, तो kx को क्या मान सकते हैं k/2, ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा इतना, सही बात है। तो देखो ये जो m मास का ब्लॉक है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो देखो ऊपर है यहाँ पे k/2, ये कहानी है। और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाता हूँ और थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे होगा टेंशन T1 और ये एंगल यहाँ पे है 30 और ये एंगल यहाँ पे है 60, इस पॉइंट पे टेंशन है T2, यहाँ पे कितने, ये है यहाँ पे T1 और यहाँ पे है T2। इसका कंपोनेंट कितना आएगा इधर, ये आएगा T1 cos 30 और इसका कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा नीचे T2 cos 60, सही बात है भाई। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा T1 cos 30 और T2 cos 60, इसी को मैंने यहाँ बनाया T1 cos 30 और T2 cos 60, ये आ गया हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के थ्रू जो ब्रेक होगा। और ऐसे वर्टिकल में आएगा एक T1 sin 30 और इधर आएगा T2 sin 60, सही बात है। ये काम किया मैंने भाई, क्या किया मैंने, इसको ब्रेक कर लिया यहाँ से, तो ये हो गया T1 sin 30 और T2 sin 60, इधर कितना हो गया KL/2, T1 cos 30 और T2 cos 60, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, और इसका mg भी नीचे एक्ट करेगा, ये भी होगा यहाँ पे, तो ये होगा टोटल फ्री बॉडी डायग्राम। भाई ये मास इसका mg भी लगेगा नीचे,
ठीक है, तो इसको हम हटा के फिर आगे देखते हैं कैसे T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको भी। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ उधर से। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, ये मैंने निकाल लिया। तो देखो सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया मास लगाने के बाद, तो इस वाले फोर्स को मैं इस वाले फोर्स के बराबर मान सकता हूँ। सिस्टम किस पे आ गया मास लगाने के बाद, इक्विलिब्रियम पे। तो इस फोर्स को इस फोर्स के ऊपर बनाएंगे, है ना। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 sin 30 को T2 और यहाँ पे मान सकता हूँ sin 60, मान सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो T1/2 और T2 sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो T1 कितना आएगा और √3 × T2। ये रिलेशन आ गया मेरे पास, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो T1 कितना होगा, √3 × T2, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अच्छा, अब वर्टिकल में देखते हैं जरा, वर्टिकल में क्या कहानी है। वर्टिकल में KL/2 वाली जो कंडीशन है, KL/2 ये किसके इक्वल होगा फोर्स, ये होगा इन दोनों के और प्लस इसके। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से mg प्लस ये होगा T1 cos 30 और प्लस T2 cos 60, ये लिख सकते हैं। T1 cos 30 और T2 cos 60, ये हो जाएगा वर्टिकल के केस में। इतनी बात आ गई। अच्छा, अब देखो जरा क्या लिखेंगे इसको, KL/2 ये हो जाएगा mg प्लस cos 30 की वैल्यू, अच्छा T1 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, √3 × T2, और cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। ठीक है, और यहाँ से ये कितना आएगा T2, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो उसको T2/2 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। समझ आई इतनी बात आपको। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ उधर से। चलिए ये हटा देता हूँ, ये सब नोट कर लिया होगा आपने। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लिया होगा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे KL/2 इक्वल टू, ये दिया है मुझे यहाँ पे mg प्लस ये √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 T2/2 ये होगा, और प्लस T2/2 ये आएगा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, तो कितना आएगा यहाँ से K × L, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये आएगा 2 mg प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 T2 और ये आएगा सिंपल T2। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, KL - 2 mg, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 T2, और यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 यहाँ से आएगा 1/4 KL - 2 mg, इतना न्यूटन, है ना, इतना न्यूटन, या T2 की वैल्यू सिंपल ऐसे लिख लो न्यूटन के फॉर्म में। तो ये मेरे पास आंसर होगा, ये आ गया T2। तो T1 कितना आएगा, T1 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/4 लिख सकते हैं इसको, KL - 2 mg, ये मेरे पास आएगा टेंशन फोर्स T1। सही बात है। तो यहाँ से मैंने T1 और T2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। T2 मेरे पास आया 1/4 और T1 में √3/4 ऐड हो जाएगा, बाकी KL - 2 mg वाली टर्म जो रहेगी दोनों में कॉमन रहेगी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन जो स्प्रिंग से रिलेटेड था। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, तो नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा, तो T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए हटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल दिया है। जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में था उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल मेरे पास था ऐसे, यहाँ पे लगी थी स्प्रिंग, यहाँ पे लगा था एक ब्लॉक m मास का, और ये था मेरे पास ग्राउंड, यही कहानी थी। और यहाँ पे लगी थी पुली और रोप ऐसे कनेक्ट थी, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे मान लो। ठीक है, और ये था यहाँ पे दूसरा मास कनेक्ट था, यहाँ पे m, ये था a और ये था b। ठीक है, तो आपको बनाता कि डिस्टेंस मूव बाय a बिफोर लीविंग द ग्राउंड, बिफोर लीविंग द ग्राउंड, कि ब्लॉक ही कितना डिस्टेंस मूव करेगा यहाँ पे लीव करने से पहले। ये मुझे क्वेश्चन यहाँ पे बताना था कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल था मेरे पास। ठीक है, ये सवाल था। और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी दी है, L दी है, यानी इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे नेचुरल लेंथ कितनी है
नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो कितनी दी है, नेचुरल लेंथ यानी जो इनिशियली लेंथ है वो कितनी मेरे पास एल है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। अब सवाल में ये बोला है कि डिस्टेंस मूव बाय बिफोर लिविंग द ग्राउंड, यानी जब ये आगे मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा हॉरिजॉन्टल में जिससे कि ये ग्राउंड को लीव ना करे। ठीक है, तो जनरल पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सवाल नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कहानी क्या होगी, चलिए ये सवाल नोट कर लिया आपने। ठीक है, मैं इधर से हटा देता हूँ, देखते हैं कितना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर लिविंग द ग्राउंड। चलिए देखते हैं। देखो ये तो उसकी नेचुरल लेंथ थी, जब ये यहाँ से मूव करेगा तो मैंने माना कि ये डिस्टेंस, ये ब्लॉक कहाँ पहुँच गया इनिशियली मूव करने के बाद, यहाँ पे पहुँचा। कहाँ पहुँचा, यहाँ पे, ऐसा मैंने मान लिया इधर पहुँचा है। तो स्प्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी यहाँ से, अगर स्प्रिंग को मैं बनाना चाहूँ तो स्प्रिंग कैसी होगी, ऐसे अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये मान सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से रोप वगैरह कुछ कनेक्ट होगी, वो आगे की बात है, इसकी बात करेंगे। जब मैंने इसको यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया, ये मैंने डिस्प्लेस किया यहाँ से एस, ऐसा मैंने मान लिया। समझ आ गई इतनी बात। अच्छा, जितना एंगल यहाँ से मूव किया उसको मैंने मान लिया थीटा। ये थीटा होगा तो बाय अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, यहाँ से थीटा होगा। ये बात समझ आ रही है सबको। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी एल, और जब इसको थीटा डिस्प्लेस करेंगे तो ये कुछ खींचेगी स्प्रिंग, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन आएगा इसमें, और एक्सटेंशन होने के बाद स्प्रिंग कहाँ पे अटैच हो गई, इस पॉइंट पे अटैच हो गई। तो इस पॉइंट पे अटैच होने के बाद जो नेचुरल लेंथ थी वो तो नहीं रहेगी यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आएगा लेंथ का। अच्छा देखो, लेंथ में चेंज कुछ भी है, स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स तो K × X वो तो इधर ही लगना है, इससे अपोजिट है, क्योंकि ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, अब जब स्प्रिंग यहाँ पे पहुँचेगी, ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा, तो इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये एंगल थीटा है तो ये एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ एल सेक थीटा, लिख सकते हैं इसको बिल्कुल। भाई ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो उसको एल सेक थीटा लिख सकते हैं बाय ज्योमेट्री। भाई सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, ये होगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा मेरे पास क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास, ये होता है हाइपोटेनस बाय बेस, ये होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा ये, जिसको मैंने x मान लिया, और बेस मेरे पास कितना l, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, l सेक थीटा आएगी, ये लिख सकते हैं l सेक थीटा यहाँ से। ठीक है, समझ आ रही इतनी बात। ठीक है, ये करने के बाद अगर मैं इस x का कंपोनेंट करता हूँ इधर, तो देखो कहानी क्या होगी, ये तो है l सेक थीटा, और इसका mg किधर लगेगा यहाँ का, ये तो हमेशा नीचे ही लगेगा। ठीक है, mg लगेगा नीचे, और kx का कंपोनेंट ऊपर कितना आएगा, ये आएगा K × X, ये हो जाएगा cos थीटा। Kx का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर कितना होगा Ks cos थीटा, नीचे कितना होगा mg, मैंने काम कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब जरा लेंथ में चेंज देख लेते हैं कितना आएगा, लेंथ में क्या देख लेते हैं, चेंज देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, अच्छा लेंथ में चेंज देखते हैं, तो एक्सटेंशन लिख सकते हैं, इधर कर देता हूँ मैं नीचे की तरफ, ये कर देता हूँ। एक्सटेंशन को कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि पहले नेचुरल लेंथ थी l, और फिर उतने के होने के बाद चेंज कितना है। तो देखो चेंज कैसे निकालेंगे, पहले थी लेंथ कितनी l माइनस, उसके बाद कितनी होगी l सेक थीटा, ये होगी l सेक थीटा, यानी x कितना आया, l यहाँ से कॉमन लेंगे 1 माइनस सेक थीटा, ये मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे निकाल लिया। समझ आ गई इतनी बात। l 1 माइनस सेक थीटा मेरे पास क्या एक्सटेंशन है, जब स्प्रिंग यहाँ पे गई, यही करते आ रहे अभी तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो यहाँ पे रुक गया, आने के बाद ये सिस्टम किस कंडीशन में पहुँच गया, बिफोर लिविंग द ग्राउंड यहाँ पे आकर रुक गया। जब यहाँ पे आकर रुका तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि Kx cos थीटा = mg, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। ठीक है भाई, ये था Kx cos थीटा, स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट, नीचे था mg, तो ये लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब देखो उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ k, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है कितनी, l माइनस l सेक थीटा, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ये लिखा मैंने। और यहाँ पे क्या है मेरे पास cos थीटा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है mg। सही बात है भाई, ये x ही तो है मेरे पास एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो एक्सटेंशन कितना निकाला, l 1 माइनस सेक थीटा, या फिर l माइनस l सेक थीटा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो कितना आएगा, ये आएगा KL cos थीटा, cos थीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, k को भी, फिर आएगा माइनस KL सेक थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा = mg, लिख सकते हैं। देखो ये कितना होगा, ये होगा KL
कॉस थीटा माइनस सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा के एल, ये तो 1 आएगा और लिखो ना लिखो एक ही बात है। और यहाँ कितना आएगा एम जी। तो देखो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा यहाँ से आएगा एम जी प्लस के एल और डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा के एल। तो एम जी प्लस के एल डिवाइड बाई के एल, ये वैल्यू किसकी मिलेगी, कॉस थीटा की। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम आगे चल के इक्वल टू में 1 प्लस एम जी बाई के एल। ये वैल्यू किसकी आएगी यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू होगी। इसी को मैंने के एल को पहले यहाँ पे डिवाइड किया, फिर यहाँ पे जो हो जाएगा 1 और ये आएगा एम जी बाई के एल। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, कॉस थीटा की। ये नोट करो आप, ये फिर वही डायग्राम बनाओ, फिर इसको हटा के फिर आगे सॉल्व करते हैं कि एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए, तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आया, कॉस थीटा मेरे पास आया एम जी प्लस के एल बाय के एल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने जो लेंथ मानी है ना वो मानी है एल माइनस एल सेक थीटा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ये लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे, तो होना क्या चाहिए एल सेक थीटा माइनस एल। बट क्योंकि डेरिवेशन में स्टार्टिंग से इसी को मान के करते हैं ना, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन इसी के बेस पे यहाँ पे किया। वरना यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल सेक थीटा माइनस एल, एल सेक थीटा माइनस एल। तो यहाँ पे जो एम जी माइनस के एल बाय के एल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एनालिसिस को आप देख सकते हो, बट एज अ जनरल पॉइंट क्योंकि यहाँ पे था इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, एल माइनस एल सेक थीटा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ रही सारी बात। एक्सटेंशन निकाला और इक्वेशन लिखी और यहाँ पे बना लिया। अब मुझे निकालना है ये एस, तो ठीक है देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से। ओके, तो कॉस थीटा एम जी प्लस के एल बाई के एल। अच्छा, अब देखते हैं जरा, ये जो कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से, और ये एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो उसके लिए बेस होगा ये, और बेस की वैल्यू कितनी है एम जी प्लस के एल, यही है। और हाइपोटेनस कितना है, ये है हाइपोटेनस, ये मेरे पास होगा के इंटू एल। कितना होगा के इंटू एल। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी ये वाली, इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे, तो एक्स कितना आएगा यहाँ से, एक्स आएगा अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एम जी प्लस के एल का स्क्वायर। ये एक्स ये आएगा मेरे पास। ठीक है, बाय ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू, इस वाली लेंथ की वैल्यू मुझे मिलेगी। इसको मैंने क्यों निकाला अभी देख लेंगे यहाँ पे। चलिए मैं हटा देता हूँ। अब मुझे एस निकालना है, ऐसी की जो मेरे पास डिस्टेंस मैंने बनाता है उसी की वैल्यू मुझसे पूछिए कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा। ठीक है, तो उस एस की वैल्यू ही मुझे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे एस की वैल्यू। तो स्प्रिंग जो थी इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके से, और ये एंगल मुझे कितना दिया था, थीटा, ये था थीटा। और ये लेंथ मैंने निकाली है कितनी, एक्स की वैल्यू, ये कितनी आई है, ये आई है मेरे पास। अच्छा, इसको एक्स ही मान लेते हैं अभी, और ये डिस्टेंस था मेरे पास एस। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ, टेन थीटा, तो क्या होगा टेन थीटा एस बाय एक्स, यानी एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा एक्स टेन थीटा। निकाल सकते हैं इस एस की वैल्यू एक्स टेन थीटा के इक्वल आएगी। अब मैं यहाँ से अगर टेन थीटा निकालना चाहूँ तो टेन थीटा कितना लिखूँगा यहाँ से। अच्छा, अगर मेरे पास ये दी है एक्स की वैल्यू, तो एस हो जाएगा मेरे पास एक्स टेन थीटा। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, फिर इसके बाद करते हैं इसको भी कैसे सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो ये लेंथ तो मेरे पास एल थी, इसको नेचुरली लेंथ एल थी मेरे पास, तो उसको एल मानेंगे। ये कितना था, एल था मेरे पास, यही तो था भाई। स्प्रिंग के केस में इनिशियल लेंथ एल थी मेरे पास, स्प्रिंग फिर बाद में यहाँ पे गई, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, एस था। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, देखते हैं आगे कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो उसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखते कितना मिलेगा यहाँ से। चलिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ से टेन थीटा देखो कितना आएगा, टेन थीटा कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मेरे पास एक्स है परपेंडिकुलर, ये लिखेंगे यहाँ से, यानी कितना होगा यहाँ से, इसको उधर लिख लेता हूँ मैं। यानी यहाँ से जो टेन थीटा मेरे पास होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ये आएगा के स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एम जी प्लस के एल का आएगा स्क्वायर, और डिवाइड बाय बेस, ये मेरे पास कितना है एम जी प्लस के एल। इस ट्रायंगल से मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एल, और टेन थीटा कितना होगा, ये होगा के स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एम जी प्लस के एल का स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ से एम जी प्लस के इंटू एल। ये मेरे पास क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा डिस्टेंस मूव बाय
मास m, ठीक है। तो मास m जितना डिस्टेंस मूव करेगा वो होगा ये l, और mg प्लस के l एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। तो थोड़ा अच्छा सा सवाल था ये एडवांस लेवल का। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन पे, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए s की वैल्यू निकाल ली होगी सबने, ये आएगा मेरे पास फाइनल आंसर। चलिए इसको हटा देते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो भी एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप समझते रहना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है एक इस तरीके से, यहाँ पे ये दिया रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे क्या है ये रिंग, और एक स्प्रिंग ऐसे अटैच है, यहाँ पे ऐसे अटैच है, और ये एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री। क्या दिया? 60 डिग्री। और मुझे दिया है नेचुरल लेंथ इक्वल टू 3r/4। किसकी नेचुरल लेंथ? स्प्रिंग की। और के मुझे दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट mg/r। के की वैल्यू कितनी? mg/r। मुझे क्या बताना है? एक तो बताना है ड्रॉ FBD, एक तो मुझे FBD ड्रॉ करना है सिस्टम का। अभी सवाल को समझेंगे क्या दिया है इसमें। और दूसरा बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, तो इस क्वेश्चन को आप देखो, ट्राई करो। देखो इनिशियली बात ये थी कि ये रिंग थी पहले यहाँ पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये थी इसकी, है ना। और ये जो डिस्टेंस मुझे दिया है ये है यहाँ पे r, जो हेमी सर्कल यहाँ पे दिया है, सेमी सर्कल, और ये भी डिस्टेंस कितना है यहाँ पे r, ठीक है। तो ये रिंग पहले यहाँ पे थी, तो ये घूमती घूमती कहाँ पहुँची? इस पॉइंट पे पहुँची। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई, यानी अब इसकी लेंथ कितनी है? 3r/4, और ये एंगल कितना है यहाँ से? 60। तो जब रिंग यहाँ पे पहुँचेगी तो इस पॉइंट पे तो मुझे बताना है नॉर्मल रिएक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये ऐसे घूमेगी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। सर्कुलर मोशन जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या निकालना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फ्री बॉडी डायग्राम बताना है, और उसके साथ बताना है नॉर्मल रिएक्शन। तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, तो ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए करते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। चलिए देखो तो डायग्राम कैसे दिया है, बड़े आराम से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बड़ा सा रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा इस तरीके से, क्योंकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इधर, ऐसे बना लेते हैं, भी थोड़ा बड़ा ही है यहाँ पे, फिर से बना लेते, कोई बात नहीं है। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ सिंपल, अभी थोड़ा सही है इस तरीके से, है ना। ये इसका हम बनाने वाले हैं FBD। क्या बनाने वाले हैं? FBD। तो देखो स्प्रिंग तो यहाँ पे लगी, ये रिंग यहाँ पे लगी है, और स्प्रिंग अटैच है इस तरीके से, और एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? सेंटर पॉइंट। इसको मान लो O, इस पॉइंट को, ठीक है। सेंटर पॉइंट है, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर पॉइंट O, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा देखो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास R है, ये कितना है? R। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप रहोगे तो रेडियस तो सेम रहेगा भाई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? एक लाइन मैंने सीधे ड्रॉ की, ये पॉइंट मान लो, इसको ऐसा करो, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं C। O पॉइंट, M पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है। और ये तो आपस में 90 पे होंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करी जो मैंने, और इसको मान लेते हैं P पॉइंट। क्या मान लेते हैं? P पॉइंट। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। देखो ये जो CM वाली लाइन है, ये जो CM है तो सेंटर से पास हो रही है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है इस सर्कल के अबाउट, ऐसे बनाया सर्कल पूरा। तो ये डिस्टेंस रहेगा R, और देखो ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना रहेगा? R रहेगा। बोल सकते हैं भाई ये भी तो सेंटर तक का डिस्टेंस है, और ये भी क्या है? ये भी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है,
ठीक है। तो इसको पहले एक काम करते हैं, बायोज्योमेट्री इसको देख लेते हैं। ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा 90। इसको पहले इस ट्रायंगल में पहले क्लियर कर लेते हैं कहानी। ये 60 होगा, ये 90 होगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 30। समझ आ रही बात भाई? ये एंगल 60 है यहाँ पे और ये एंगल है 90, ये बचेगा 30। अब ट्रायंगल कौन सा देखना है वो देखो ध्यान से, ट्रायंगल CMO। ये ट्रायंगल देखो CMO, और इस ट्रायंगल को मानो बेस, ये इसकी साइड हो गई यहाँ से, ये साइड और ये बेस। तो ट्रायंगल को ऐसे देखो थोड़ा सा घूम के, ये ऐसे देखो जैसे मैं देख रहा हूँ, ये बेस ये ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो बाय ज्योमेट्री क्या कहती है, अगर ये रेडियस भी R है, ये रेडियस भी अगर R है और ये वाला रेडियस भी अगर R है, ये P पॉइंट में अंदर बना लेता हूँ, और ये रेडियस भी अगर R है, यानी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर होंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा वो। भाई अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी तो क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बेस है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री तो ये भी पूरा कितना होगा, ये भी पूरा 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तो बोलता है दो साइड बराबर तो उनके एंगल भी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। अच्छा अगर ये पूरा 60 डिग्री हुआ, समझ आ गई बात, ये बेस ये 60 दोनों साइड बराबर, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 होगा। ये पूरा 60 है 30, तो ये कितना बचेगा यहाँ से, ये भी कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। और रिंग का मास है m, ये जो m यहाँ पे दिया है किसका मास है, ये रिंग का मास है m। तो इसका mg किधर लगेगा, ये लगेगा नीचे। अच्छा देखो mg लगेगा नीचे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बना लेता हूँ क्योंकि इसमें टेंजेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी अभी, इस तरीके से। तो इसका mg लगेगा किधर, नीचे की तरफ। और टेंजेंशियल ड्रॉ करूँगा तो सिंपल ऐसा आएगा टेंजेंशियल, तो यहाँ पे है ना टेंजेंशियल लाइन ये तो होती है, सिंपल ऐसे ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर नीचे से। अब देखो जरा, ये एंगल पूरा 90 है, ये एंगल पूरा कैसा 90 भाई, टेंजेंशियल के साथ ये जो यहाँ पे लाइन mg नीचे है और सीधा ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल 90, ठीक है। तो ये एंगल 30, ये 90, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं एंगल देखूंगा यहाँ पे इस वाले के साथ, इस पूरे के साथ, तो अच्छा पहले एक काम करते हैं, अगर इस दो को मैं ब्रेक करूँगा, ये मेरे पास आएगा 30 और ये भी मेरे पास आएगा 30, ठीक है। बाय ज्योमेट्री यहाँ पे लगा सकते हो। ये एंगल अगर पूरा 60 होगा तो ये एंगल कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, और इसके साथ 90, ये 30 और ये भी 30, तो 60 हो गया। ये पूरा 90 है, ये कितना आएगा यहाँ से 30 बचेगा। यानी टेंजेंशियल के साथ जो यहाँ पे स्प्रिंग जो यहाँ पे mg लगेगा नीचे लगेगा, ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा बाय यूज ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है सबको? अच्छा इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा ये 30 कैसे हुआ, ये 30 ऐसे हुआ, देखो ये जो है यहाँ पे ये सेंटर से पास करिए, इसके टेंजेंशियल, तो ये 30, ये 30, तो ये 90, तो कितना बचेगा 30 बचेगा। और ये वाला तो इस वाले के साथ जो सीधी लाइन है ये बचेगा 30। थोड़ी सी ज्योमेट्री है बस और कुछ नहीं है। ये मेरे पास है टेंजेंशियल लाइन, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग फोर्स देखो, ये तो इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, K×X, ये तो लगेगा इधर। इतनी बात समझ आ गई, ये बन गया डायग्राम। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अगर चेंज इन लेंथ मुझे निकालना, तो जब स्प्रिंग यहाँ पर थी इसके ऊपर तो यहाँ पे लेंथ कितनी थी इसकी, जब स्प्रिंग यहाँ पे थी। अच्छा ये पूरा मुझे कितना दिया है, यहाँ से ये रेडियस दिया है r, ठीक है। चलिए पहला आप एक काम कीजिए, ये डायग्राम बनाओ, फिर उसको हटा करके इससे आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसको नॉर्मल को मैं इधर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जैसे रिंग को यहाँ पे लगाया होगा तो रिंग ने इसके ऊपर लगाया होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वापस पलट के भी इसके ऊपर किधर लगा होगा, नॉर्मल इधर लगा होगा, ठीक है। ये कहानी बनेगी यहाँ पे। तो देखो उसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम का खेल है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ये मैं हटा देता हूँ उधर से। तो सवाल में ये बोला है कि जो इनिशियल लेंथ थी, इनिशियल जो लेंथ है स्प्रिंग की, इनिशियल लेंथ थी r, और अब पहले लेंथ थी इसकी r स्प्रिंग की, और अब की कितनी हो गई यहाँ पे 3r/4। तो चेंज इन लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, r - 3r/4, यानी x कितना आएगा r/4, यानी इतना चेंज इन लेंथ आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो ऐसा होगा कुछ, ये थोड़ा और क्लियर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो नॉर्मल लग रहा है ऐसे, और mg लग रहा है इधर, ठीक है। और ये मेरे पास है टेंजेंशियल वाली लाइन, और यहाँ से स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इसको बोल देते हैं F। स्प्रिंग फोर्स को क्या बोल देता हूँ, F मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। और ये एंगल भी 30 है, और ये एंगल भी कितना है 30। तो इसका F का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना होगा ये तो टेंजेंशियल है, इसको F cos 30, और इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा mg cos 30, ये होगा। और इसका कंपोनेंट किधर आएगा इधर, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, ये होगा F sin 30, और mg का इधर कितना आएगा mg sin
30, ये कहानी बनेगी। सही बात है। तो mg cos 30 और ये आएगा मेरे पास। अब इसको थोड़ा बैलेंस करके देख लेते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ये समझ आया होगा आपको। ब्रेक करके इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा देते हैं। ओके, अब देखते हैं वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखूँगा सिंपल तो ये मेरे पास आएगा। अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स मुझे बताना है कितना होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स तो यही है मेरे पास, एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले टेंजेंशियल फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे, F cos 30, भाई ये तो है टेंजेंशियल इस कंपोनेंट के जो इस लाइन पे मिलेगा टेंजेंशियली, और कितना होगा mg, ये होगा मेरे पास cos 30। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा। अच्छा, F मेरे पास क्या है, ये तो F तो kx है, स्प्रिंग फोर्स। kx cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस mg, √3/2, यही होता है cos 30। ओके, तो ft k मेरे पास कितना है, mg/r, k है मेरे पास mg/r, और x मैंने निकाला है r/4, यही है, √3/2 प्लस mg √3/2, ये होगा। r से r कैंसिल, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा, ये आएगा √3 mg/8 और √3 mg/2, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ से, तो एलसीएम आएगा मेरे पास 8, ये कितना आएगा √3 mg प्लस 4 √3 mg, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ft इक्वल टू, ये आएगा 5 √3 mg/8, ये आएगा मेरे पास 5 √3 mg/8, ये कहानी मिलेगी, ठीक है। तो ये मुझे मिला टेंजेंशियल फोर्स। लेकिन मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, kx होगा, k मुझे दिया है mg/r, r से r कैंसिल, mg √3/2, ये होगा mg cos 30, सही बात है। अच्छा, तो यहाँ से अब इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ। देखो इस ft को क्या लिख सकते हैं, ft मेरे पास क्या होगा, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, भाई m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इसको। तो देखो एक आंसर तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ। तो m at इक्वल टू 5 √3 mg/8, m से m कैंसिल, 80 यहाँ से कितना आएगा, 80 यहाँ से आएगा 5 √3 g/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कितना आया वो यहाँ से 5 √3 g/8, यानी इन दोनों कंपोनेंट को ब्रेक किया मैंने, और ब्रेक करने के बाद ये कहानी लिखी 5 √3 g/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात। तो मैंने ft निकाल लिया और at निकाल लिया, है ना, at निकाल लिया, यहाँ से fvd भी हमने देख लिया। अब मुझे बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन की। तो उसको आप नोट कर लो, फिर देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये लिख लिया आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। तो नॉर्मल भी देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने उसको नहीं हटाया अभी यहाँ से। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े अभी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा, ये तो नेट फोर्स 0 होगा यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, n प्लस f sin 30 इक्वल टू mg sin 30 लिख सकते हैं। n कितना आएगा यहाँ से, mg/2, sin 30 1/2, उसको लाएंगे माइनस, ये होगा f की वैल्यू kx रख सकते हैं, kx/2, sin 30 1/2 और f इक्वल टू kx। तो देखो नॉर्मल कितना आएगा, mg/2 माइनस k की वैल्यू कितनी है, mg/r, ये रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है, r/4, और 1/2 तो यहाँ पे है ही मेरे पास, तो r से r कैंसिल। तो नॉर्मल कितना आएगा यहाँ से, mg/2 माइनस mg/8, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, 8 लेंगे एलसीएम, ये होगा 4mg माइनस mg, तो नॉर्मल कितना आएगा, 3mg/8। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी मेरे पास, कितनी आएगी, 3mg/8, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो m वगैरह की अगर वैल्यू दोगी वो रख के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, जो अच्छा सवाल था, ठीक है। तो ये थे मेरे पास स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लें। फिर इसके बाद देखते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें सीरीज और पैरेलल में दो स्प्रिंग को आपस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्टेंट वहाँ पे मिलता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो वो भी इसी के अंदर हम कवर कर लेते हैं। तो उसको नोट करो आप, फिर पढ़ते हैं उसको। चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है उसको देख लेते हैं एक बार, किस तरह से उस पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है।
चलिए देखते हैं इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, व्हेन, इसको लिख लो यहाँ पे, व्हेन टू स्प्रिंग इन अ सेम मैनर, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, व्हेन टू स्प्रिंग इन अ सेम मैनर देन वी विल फाइंड नेट इक्वलेंट बाय कंबाइनिंग इट। ठीक है, कंबाइनिंग इट। तो अगर दो स्प्रिंग या दो से ज़्यादा मेरे पास है सेम मैनर में, यानी दोनों का इक्वलेंट आपको कुछ दिया है, तो दोनों को मिला करके एक नया इक्वलेंट स्प्रिंग बनाते हैं, जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकालते हैं कि कितना के इक्वलेंट आया बाद में। ठीक है, एक मर्ज करने के बाद। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज मेरे पास, एक होता है पैरेलल। तो ये लिख लो आप डेफिनेशन, उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सीरीज। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा ये। चलिए हटा देता हूँ मैं इधर से। ओके, चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे सबसे पहले, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अच्छा, इस बना लेते हैं यहाँ पे, तो देखना ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लगा एक मास और एक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है इस तरीके से, और एक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है। ठीक है, एक फोर्स लगाया आपने F इधर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो देखो जब आप F फोर्स लगाओगे तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका कितना है K2। तो जब इससे फोर्स लगाओगे इसमें एक्सटेंशन कितना होगा X1 और इसमें कितना होगा X2। ठीक है, एक स्प्रिंग में होगा यहाँ पे X1 और इसमें कितना होगा, ये होगा X2। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, जब फोर्स लगाएंगे तो दोनों स्प्रिंग एक साथ लगी है तो उसमें एक्सटेंशन तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना कि एक्सटेंशन विल बी सेम। ठीक है, यानी X1 किसके इक्वल होगा, X2 के इक्वल। वो किसके इक्वल मान लेते हैं, X के इक्वल मान लेते हैं। यानी जितना ये एक्सपेंड होगी फोर्स लगाने के बाद उतना ही एक्सटेंड होगी। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इक्वल नहीं होंगे। यानी अगर स्प्रिंग फोर्स देखोगे F1 नॉट इक्वल टू F2, यानी इसमें जो KX प्रोड्यूस होगा वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं इक्वल हो सकता, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा है, अलग है। बोथ हैविंग डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, बोथ हैविंग डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो उस केस में फोर्स आपको इक्वल नहीं मिल सकता, क्योंकि भैया ये K1 है ये K2 है, एक्सटेंशन सेम हो सकता है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट सेम। अब फोर्स नोट विल बी इक्वल, क्योंकि K1 K2 की वैल्यू अलग अलग है। तो अब ये क्या लिखे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन करके क्या लिखे, तो कॉम्बिनेशन ये होगा कि जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा वो इस F1 और F2 के बराबर होगा। और F को क्या लिख सकते हैं, K इक्वलेंट, और X इसको लिख सकते हैं K1X, और इसको लिख सकते हैं K2X, क्योंकि X1 और X2 को मैंने X माना यहाँ पे, वही मेरे पास आएगा नेट इक्वलेंट। तो K इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, वो आएगा K1 प्लस K2। समझ आ रही बात। यानी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो K1 प्लस K2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग मेरे पास है तो क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2 प्लस इस तरीके से और प्लस Kn, यानी n नंबर ऑफ स्प्रिंग को इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जितनी भी स्प्रिंग होंगी सबको क्या करो, सिंपल ऐड कर दो इक्विवेलेंट, और मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये था मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको थोड़ा सा। इसके बाद देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको नोट कर लो आप आराम से। चलिए ये लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, क्या उसके अंदर करेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद पढ़ते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, बी पार्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो स्प्रिंग ऐसे अटैच रहेगी यहाँ पे इस तरीके से, ये एम मास का ब्लॉक होगा इधर, और एक स्प्रिंग लगेगी
इसको मान लेंगे K1, इसको बोल देंगे K2, ठीक है, या फिर इसको बोल दो K1 K2, सही है। तो यहाँ पे प्लेट फोर्स लगाएंगे F। अब यहाँ पे क्या कहानी होगी देखो, स्प्रिंग होती है मासलेस। स्प्रिंग कैसे मानते हैं हम, स्प्रिंग विल बी मासलेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कैसे होगी, मासलेस। तो अगर मासलेस होगी तो दोनों के अंदर जो फोर्स क्रिएट होगा ना वो इक्वल होगा किसके, F के। तो यानी यहाँ पे जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, स्प्रिंग फोर्स आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो ध्यान रखना स्प्रिंग मासलेस है, इसलिए दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर। जितना स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, ठीक बात है। और क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज नॉट इक्वल नहीं है, एक मेरे पास है Q1, एक मेरे पास है Q2, तो इसलिए एक्सटेंशन भी यहाँ पे सेम नहीं रहेगा। तो एक्सटेंशन कैसा रहेगा, जो टोटल एक्सटेंशन मुझे मिलेगा कितना मिलेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी यहाँ पे एक्सटेंशन होगा x1 और यहाँ पे एक्सटेंशन होगा x2। कब, जब इसको F से खींचेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड। तो कंबाइंड सेम क्यों नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल नहीं है, इक्वल होते तो सेम रहता है यहाँ पे, और इसलिए नेट एक्सटेंशन कितना आएगा, x1 प्लस x2। अब इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, F बाय K इक्वलेंट लिख सकते हैं। और x1 के केस में क्योंकि x1 F1 दोनों बराबर है तो इसको क्या लिखेंगे, K, इसको लिखेंगे K1 और F बाय इसको लिखेंगे K2। तो F कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बाय K इक्वलेंट, 1 बाय K1, 1 बाय K2, ये होगा नेट इक्वलेंट। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, K इक्वलेंट इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये भी क्या है, नेट इक्वलेंट है मेरे पास। ये बात समझ आ रही होगी सबको। तो नेट इक्वलेंट K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग है मेरे पास तो क्या कर सकते हैं, 1 बाय K इक्वलेंट, 1 बाय K1, 1 बाय K2 और प्लस 1 बाय Kn, ठीक है। तो नेट इक्वलेंट कितना आएगा यहाँ से, 1 बाय K इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 और प्लस यहाँ पे 1 बाय Kn। इस तरीके से K इक्वलेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना कि स्प्रिंग मासलेस, तो फोर्स कैसे होंगे आपस में, बराबर। और एक्सटेंशन क्या होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे x1 प्लस x2, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 बाय K इक्वलेंट। तो ये ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस का यहाँ पे अपोजिट होता है। जैसे रेजिस्टेंस में यहाँ पे दोनों सीरीज में रहते हैं तो आपस में सिंपल ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो सीरीज स्प्रिंग में होगा वो रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल में होता है। तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल सवाल पूछता है, कर लेते हैं उसको भी, है ना। तो ये नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए आपने लिख लिया। तो K इक्वलेंट कितना है, K1 K2 बाई K1 प्लस K2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछेगा यहाँ पे, इसी के बेस पे। चलिए चलते हैं आगे। देखते हैं क्या पूछेगा क्वेश्चन। तो ये सवाल मुझे दिया है ऐसे, सिंपल सवाल आते हैं यहाँ पे इसके बेस पे। जैसे एक स्प्रिंग लगी है ऐसे, एक स्प्रिंग लगी है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लगा है कोई मास m, ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग सेकंड है ना। यहाँ से कनेक्ट है दोनों, इसका इक्विवेलेंट क्या, इसका इक्विवेलेंट क्या। तो नेट इक्विवेलेंट पूछा यहाँ पे कितना होगा। तो दोनों किस में कनेक्ट है, दोनों मेरे पास है सीरीज में कनेक्ट। ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर नीचे mg फोर्स लगेगा तो जितना एक्सटेंशन इसमें आएगा उतना ही इसमें आएगा। तो दोनों में सेम एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, दोनों का एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक्सटेंशन डिफरेंट होगा तो फिर वो किस में कनेक्ट होता है, वो होता है फिर सीरीज में कनेक्शन, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो नेट इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे यहाँ से, ये लिख सकते हैं K इंटू के डिवाइड बाय के प्लस के, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा, K स्क्वायर बाय 2 इंटू के से K कैंसिल, यानी K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K बाय 2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आइए बात सबको कैसे किया। K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K बाय 2। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। आपको ऐसी स्प्रिंग दे देगा कुछ इस तरीके से, एक प्लेटफॉर्म से यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे, ठीक है। ये लगा यहाँ पे मासम, मार्कर में ले आता हूँ दूसरा, एक सेकंड, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा यहाँ पे m। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k, इसका भी k और इसका भी। तो मुझसे क्या पूछा है, नेट इक्विवेलेंट पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो देखो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा यहाँ से,
ये ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और नीचे कितना दिया है m। तो इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा ये k प्लस के, ये आएगा 2k, और यहाँ पे कितना है k। तो ये दोनों अब किस में होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो उनका नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये लिख सकते हैं 2k इंटू के डिवाइड बाई, सीरीज के अंदर भाई दोनों पैरेलल में थे तो k प्लस के करके ये आ गया, इसके साथ ही सीरीज में तो कितना आएगा 2k प्लस के लिख सकते हैं। ये होगा 2 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू के से के कैंसिल, तो के इक्वलेंट कितना आएगा यहाँ से 2k बाय 3। ये मेरे पास के इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2k बाय 3, मेरे पास फाइनल आंसर होगा। सही बात है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग आपको कैसी देगा यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग देखते हैं कैसे कनेक्ट करेगा और कैसे आपको सवाल देगा यहाँ पे। तो जैसे आपको ये दे देगा इधर कॉम्बिनेशन बना के कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वॉल मान लो आप, ये भी क्या है वॉल है सिंपल, इस तरीके से यहाँ पे लगा देगा मास, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है और एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है, ये के ये भी के, ये मुझे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो दोनों किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, दिख रहा है सबको सिंपल, इधर के और इधर के, तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से के प्लस के, यानी के इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ के। समझ आ रही है बात, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। और देखो कैसे दे सकता है आपको अटैच करके, जैसे सेम इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। ये होगा एम मास, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगेगी ऐसे और एक स्प्रिंग लगेगी ऐसे, ये भी के और ये भी के, तो नेट इक्विवेलेंट पूछेगा कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अगर अप्लाइड फोर्स लगेगा दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ भी के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा के प्लस के, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ के, और ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। तो अगर ये दोनों से पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सीधा ऐड कर सकते हैं के प्लस के, तो कितना हो जाएगा 2k। ये भी किस में कनेक्ट है पैरेलल में, तो कितना होगा के प्लस के, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ठीक है। तो उसको नोट कर लो। फिर एक लास्ट सवाल करते हैं पैरेलल और सीरीज दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे, तो उससे सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ये नोट कर लो, फिर चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिख लिया सबने, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछेगा यहाँ पे। देखो ठीक है, देखते हैं सवाल क्या दिया, सीरीज और पैरेलल का क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो एक स्प्रिंग लगी है ऐसे और एक स्प्रिंग लगी है ऐसे, इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों यहाँ पे अटैच हैं और एक स्प्रिंग लगी है इधर, ठीक है, और फिर से एक स्प्रिंग लगी है इधर और एक स्प्रिंग लगी है इधर, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ से भी एक स्प्रिंग अटैच है इस तरीके से, और यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है इसके साथ, और यहाँ पे एक स्प्रिंग और अटैच है नीचे की तरफ, ठीक है। समझ आया सवाल। तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी के, इसका भी के, इसका भी के, इसका भी के, और यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के। तो सिस्टम का नेट इक्विवेलेंट बताना है कितना होगा। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करो एक बार, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करो, सिस्टम को सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले सिस्टम को रिड्यूस करते चले जाओ। रिड्यूस करते चले जाओगे तो आपको के इक्विवेलेंट एक टाइम पे आके मिल जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, जैसे मैं दोनों की तरफ देखता हूँ, दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के प्लस के 2k, ये हो जाएगा। ऐसे दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो कितना हो जाएगा के प्लस के 2k हो जाएगा। अब देखो इसको नेट इक्विवेलेंट अगर मैं बनाता हूँ डायग्राम, तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यानी ये यहाँ पे बचेगा सिंगल, एक आएगी स्प्रिंग यहाँ पे और एक स्प्रिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे किस में कनेक्ट है, स्प्रिंग ये ऐसे कनेक्ट होगी और एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है इधर। तो ये कितना है यहाँ पे, ये कितना है यहाँ पे 2k, ये यहाँ पे k, ये कितना है 2k, और ये कितना है यहाँ पे k। समझ आ रही बात। और यहाँ पे कितना होगा k। इतनी कहानी हो गई। अब ये तीनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में, तो उन दोनों को क्या करेंगे, अलग से रिड्यूस कर लेंगे, कनेक्ट करके देख लेंगे कि इक्विवेलेंट कितना आएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। ये नोट कर लो आप। चलिए लिख लिया होगा आपने, इधर से ये हटा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करते हैं कितना मिलेगा। तो देखो इन तीनों का नेट इक्विवेलेंट निकालता हूँ मैं, इन तीनों का। तो इन तीनों का नेट इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्ट है, तो क्या लिख सकते हैं 1/2
के इक्वलेंट इक्वल टू 1/2k पहले वाले के लिए, 1/k और 1/2 टाइम्स ऑफ k लिख सकते हैं तीनों के लिए, 1/2k k और यहाँ पे 2k। तो 1/k इक्वलेंट एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ k आ जाएगा एलसीएम, ये बचेगा यहाँ पे 1, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1, तो कितना होगा 4/2k, ये हो जाएगा 2। तो 1/k इक्वलेंट कितना आएगा 2/k, कितना आएगा यहाँ से 2/k, तो k इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, k इक्वलेंट आएगा k/2, यानी इसको मैंने रिड्यूस कर लिया k/2 में। ठीक है, तो देखो ये नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो k इक्वलेंट तीनों का कितना है k/2। तो देखो उसको यहाँ पे एक स्प्रिंग बना सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इन तीनों की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, एक स्प्रिंग बना के सिंपल k/2 ये होगा। अब ये दोनों किस में कनेक्ट हैं आपस में, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो सिंपल ऐड कर सकते हैं इनको, यानी इन दोनों का k इक्वलेंट कितना आएगा, देखो ये 1 यानी k इक्वलेंट 2, इसको 1 अगर बोलूँगा तो इसको नए वाले को 2 बोल देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा k प्लस k/2, कितना आएगा 2k प्लस k/2 यानी k इक्वलेंट 2 यहाँ से कितना आएगा 3k/2, यानी जब इन दोनों को ऐड करेंगे पैरेलल में सिंपल तो कितना आएगा 3k/2। ठीक है, तो उसको फिर से रिड्यूस करते हैं। देखो कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी ये, रिड्यूस करने के बाद तो ये आएगा मेरे पास इस तरीके से, एक स्प्रिंग यहाँ पे ये बचेगी और एक स्प्रिंग यहाँ पे ये बचेगी। इसका है कि ये कितना है 3k/2, ये अब दोनों किस में कनेक्ट हैं सीरीज में, तो सिंपल लगा देंगे ये, तो 1/3k/2 प्लस 1/k। ठीक है, तो 1/k इक्वलेंट इसको ऊपर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 2/3k प्लस 1/k। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 3k आएगा, तो कितना बचेगा 2 + 3 यानी कितना आएगा 5/3k, यानी यहाँ से k इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसके बाद है यहाँ पे, तो k इक्वलेंट जो आएगा यहाँ से इसको चेंज करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 3k/5, तो आंसर कितना आएगा 3k/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लो इसको। चलिए, तो ये था मेरे पास स्प्रिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कराया आपको, और यहाँ पे था ये सारा कुछ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, इसमें सीरीज और पैरेलल के बारे में कॉम्बिनेशन में हमने देखा, क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पार्ट पूरा होता है। इसके बाद एक और पार्ट स्प्रिंग का बचा है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगर स्प्रिंग को मैं कट करता हूँ तो क्या कहानी सारी की सारी वहाँ पे होगी, तो उसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, तो ये पूरा स्प्रिंग आपका बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।